सुना है आज पहली बार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जाकर हेलो, क्या मैं ऑडिबल हूँ? सुनाई पड़ रही मेरी बात? यस, वेरी गुड। सो एक डीपीपी 19 रह गया था पिछली क्लास में, वो हम कल करेंगे। और 18 आपको डीपीपी दिया हुआ था, वो भी हम कल करेंगे। 18-19 हम कल करेंगे। 18-19 में अगर आपको कोई डाउट होगा तो आज के डेट में, कल मत करना, आज के डेट में मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, अगली क्लास में उसको डिस्कस कर देंगे। सो पढ़ाते हैं, हम सिलिकेट्स पढ़ा रहे थे। सिलिकेट्स, हम सिलिकेट्स पढ़ा रहे थे। आज का होमवर्क आप ले लो डीपीपी 20। आप होमवर्क ले लीजिए डीपीपी 20। डीपीपी मतलब रेस, रेस 20। तो रेस 20 आज का होमवर्क है, और रेस 22 तक करेंगे, और उसके बाद हम सीट का होमवर्क डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस 18 और रेस 19। 19 का आंसर भेज चुका हूं, 18 का आंसर भेज दूंगा, और आंसर मिलाने के बाद आपको कोई डाउट होगा तब हमको मैसेज करना। मैसेज जो करोगे व्हाट्सएप पे वही मैं लूंगा अगली क्लास में, उसके अलावा नहीं लूंगा। सीट से रेस 22 के बाद, और प्लीज अब आप लोग मैसेज करना बंद कर दीजिए। इसके अलावा आप कुछ भी पूछिएगा, यहाँ पे हम रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे मैंने ऑफ कर दिया है। सिलिकेट्स, सिलिकेट्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन है, ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के ऑक्साइड्स हैं। जैसे CO2 होता है ना, CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। उसी तरह SiO2 होता है, बट SiO2 का स्ट्रक्चर ये नहीं होता है।
ये रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है। रीजन क्या है, तो सिलिकॉन इज नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। सिलिकॉन रीजन है बेटा कि सिलिकॉन इज नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। क्यों कैपेबल नहीं है, तो कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, तो इसका मतलब है कि सिलिकॉन का साइज ज्यादा है। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन, लार्जर साइज ऑफ सिलिकॉन, पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग इन सिलिकॉन इज नॉट पॉसिबल। डबल बॉन्ड बनाएगा तो एक पी पाई या डी पाई बॉन्ड होगा ना, तो सिलिकॉन में डी पाई बॉन्ड जो है नहीं बन पाता, या सिलिकॉन में पी पाई बॉन्ड नहीं बन पाता। क्यों, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो लार्ज साइज है तो जो लैटरल ओवरलैप है वो हो ही नहीं पाएगा। पाई बॉन्ड ऐसे ही बहुत वीक होते हैं लैटरल ओवरलैप, और वो लैटरल ओवरलैप यहाँ पे हो ही नहीं, सो ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। अब देखिए, सिलिकॉन का ढेर सारा टाइप्स होता है और हर टाइप्स में एक खास यूनिट रिपीट होता है। सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, कई तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और हर स्ट्रक्चर में एक तरह का यूनिट रिपीट होता है। तो जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, ध्यान से सुनना इसको, H SiO4 माइनस। सिलिकॉन के ऑक्साइड में स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है SiO4 माइनस, ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा ये टेट्राहेड्रल होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, और इसका स्ट्रक्चर ये होगा। अब देखो, यहां तक हमें नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। ये वो स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखिए। आपके फिर से लिखने के लिए आ गया, फिर से लिखने के लिए आ गया, कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं उतने से आपका मन नहीं भर रहा है, मैं ब्लॉक कर रहा हूं फिर से, आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। जितनी भी बातें पूछ रहे हैं सब मीनिंगलेस है, और एक बच्चा का मीनिंगफुल बात पूछ रहा है कि सर रिपीटिंग यूनिट का क्या मतलब है। तो मैंने बोला लेकिन वो सुना नहीं, इसलिए उसको नहीं समझ में आया। मैंने बोला जितने भी सिलिकॉन के स्ट्रक्चर हैं, सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर हैं, सब में एक खास तरह का स्ट्रक्चर रिपीट होता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर रिपीट होता है उसे बोल रहे हैं रिपीटिंग यूनिट, लेकिन वो सुना नहीं, और उसके बाद अब बोल रहा है क्या क्या है ये, यहाँ देखा स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, सुना नहीं मेरी बात, लिख के पूछ दिया। धीरे धीरे ये होगा, आप फॉलो नहीं करते हैं हमारी बात को, धीरे धीरे ये होगा कि पूरी क्लास म्यूट में निकल जाएगी। एवं स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, आप तभी लिख सकते हो जब हम यहां से पूछें, वरना क्लास ही नहीं चल पाए। इस स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मान लो कि ये सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम है मान लो, और ऑक्सीजन एटम का हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये ऑक्सीजन एटम है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और चौथा ठीक सिलिकॉन के ऊपर है, ये भी ऑक्सीजन एटम।
सिलिकॉन इन सभी ऑक्सीजन से टोटल 4 बॉन्ड बनाए हुए, जिसमें 3 बॉन्ड दिख रहा है, ब्लू वाला बॉन्ड है, ब्लू कलर में जो है वो बॉन्ड है। और जो सिलिकॉन एटम है वो चारों ऑक्सीजन से एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए, जिसमें 3 दिख रहा है और एक बॉन्ड ठीक उसके ऊपर है, सिलिकॉन के ठीक ऊपर है। जहां सिलिकॉन एटम है उसके ठीक ऊपर है और ऊपर में ऑक्सीजन एटम है, देखिए गोल बना हुआ है। सिर्फ यही 4 बॉन्ड है, और जो मैं ब्लैक से लाइन बना रहा हूं वो कोई बॉन्ड नहीं है। जो मैं ब्लैक से लाइन बना रहा हूं वो कोई बॉन्ड नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर को ये ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं। और चार्जेस कहां पे आएंगे ये भी देख लीजिए आप। तो सभी ऑक्सीजन एटम पे यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आएगा, सभी ऑक्सीजन एटम पर एक निगेटिव चार्ज आएगा। सो आई होप कि इस स्ट्रक्चर को यहां पे कैसे रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा। मुझे बताइएगा कि रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया या नहीं आया। हाँ देखिए, भाई एक बच्चा ऑक्सीजन का पोजीशन पूछ रहा है, इनवर्ड में है आउटवर्ड में है। अरे टेट्राहेड्रल है ये, बस फिगर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहानी खत्म हो गई। ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सिलिकेट, टाइप्स ऑफ सिलिकेट। इसमें सबसे पहला सिलिकेट है ऑर्थोसिलिकेट। इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है और ये टेट्राहेड्रल है। ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट की बात करते हैं तो ओनली 1 यूनिट ऑफ SiO4 इज प्रेजेंट। ऑर्थोसिलिकेट में एक ही यूनिट होता है, कोई रिपीटिंग मतलब 2 यूनिट रिपीट नहीं होता है। जैसे कल हम पढ़ा चुके थे, पायरोसिलिकेट तक पढ़ा चुके थे, तो उसमें ऐसा 2 यूनिट रिपीट हुआ था। और तब भी आप हमसे आज पूछ रहे हैं रिपीटिंग यूनिट का क्या मतलब है, रिवाइज करके नहीं आए। ओनली 1 यूनिट ऑफ SiO4 4- इज प्रेजेंट। ऑर्थोसिलिकेट में सिर्फ एक यूनिट होता है SiO4 4- का, और इसका एग्जाम्पल है Na4 SiO4। 4 Na+ जोड़ दिया इसमें, Zn2 SiO4, Zr SiO4, जिरकोनियम में जिंक है। ये सब इसका एग्जाम्पल है ऑर्थोसिलिकेट। सिंपल सा है, ऑर्थोसिलिकेट क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, सेकंड देखिए। आप अगर ऑर्थोसिलिकेट का स्ट्रक्चर पूछेंगे तो यही होगा, ये वाला या ये वाला स्ट्रक्चर यही होगा। और 4 Na+ इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाए हुए, या 2 जिंक प्लस Zn2+ इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाए हुए, या एक Zr4+ इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाए हुए। इन तीनों कंपाउंड के बारे में मैंने बोला। सेकंड है पायरोसिलिकेट। सेकंड टाइप है बेटा पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में 1 ऑक्सीजन एटम का कॉर्नर जो होता है वो शेयर्ड होता है बिटवीन 2 यूनिट। 1 कॉर्नर ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड, contains 2 unit of contains 2 units of SiO4 4-। 2 यूनिट होते हैं SiO4 4- का, और एक कॉर्नर एटम जो है वो शेयर्ड होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ये देख लीजिए। यहां एक ऑक्सीजन एटम है, यहां एक ऑक्सीजन एटम है, यहां एक ऑक्सीजन एटम है,
यहाँ एक ऑक्सीजन एटम है, यहाँ एक ऑक्सीजन एटम है, यहाँ एक ऑक्सीजन एटम है और यहाँ एक ऑक्सीजन एटम। अभी एक भी बॉन्ड नहीं बना है। सिलिकॉन एटम कहाँ है? तो यहाँ पे सिलिकॉन एटम है और यहाँ पे सिलिकॉन एटम। बॉन्ड कौन सा है? तो ये बॉन्ड है, 3 दिख रहा है, 4 बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ भी 3 दिख रहा है बट 4 बॉन्ड है। चार्ज, नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? तो जो ऑक्सीजन एटम जो शेयर्ड हो गया, 2 बॉन्ड बना लिया, उस पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये ऑक्सीजन एटम एक ही बॉन्ड बनाया तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। इस ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा बेटा Si2O7 6-। आप काउंट कीजिए तो 2 सिलिकॉन है, 7 ऑक्सीजन है और टोटल 6 नेगेटिव चार्ज है। लेकिन फॉर्मूला आप डेराइव कर सकते हैं, कितना ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है इससे फॉर्मूला आप डेराइव कर सकते हैं। बाय शेयरिंग ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, by sharing 1 oxygen atom, number of oxygen atom is decreased by half and half unit, and charge is decreased by 1 यूनिट। तो देखिए SiO4 ये स्ट्रक्चर का ये फॉर्मूला था, रिपीटिंग यूनिट था। मैंने कहा एक ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, ऊपर देखिए लिखा हुआ है 1 कॉर्नर ऑक्सीजन एटम इज शेयर। तो अगर एक ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होगा तो आधा यूनिट से घट जाएगा ऑक्सीजन, तो Si ऑक्सीजन हो जाएगा 3.5, 4 में से हाफ घटा है, 3.5 बचा, और चार्ज 1 यूनिट से घटेगा तो 3-। ये आएगा एवरेज, और 2 यूनिट है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 2, फॉर्मूला हो जाएगा Si2O7 6-। मुझे आप ये बताइएगा कि पायरो समझ में आया या नहीं आया, और फॉर्मूला जो डेवलप किया वो आपको समझ में आया या नहीं आया? तो पिछली क्लास में अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आई होप कि यहाँ पर रिशु कुमारी मुझे ये बताओ ना, फॉर्मूला कितनी बार तुमको बताएंगे? पिछली क्लास में भी तुम, इसका मतलब है कि तुम पिछली क्लास का पढ़ के भी नहीं आई, और यहाँ पे बताया तो यहाँ पे भी ध्यान नहीं दिए। तो अब अगले एग्जाम्पल में फॉर्मूला देखना, जिसको भी फॉर्मूला नहीं समझ में आया अगले एग्जाम्पल में फिर से फॉर्मूला डेवलप करूंगा, ध्यान रखना इस बात। सो पायरो हो गया। तीसरा देखिए साइक्लिक सिलिकेट। थर्ड देखिए, ध्यान रखना इसमें थर्ड में डेवलप करूंगा फॉर्मूला, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। साइक्लिक सिलिकेट, थर्ड है साइक्लिक सिलिकेट, जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड रहता है। 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। फॉर्मूला ही पहले डेवलप करते हैं, तो फॉर्मूला देखना सीखना, इस बार नहीं आना चाहिए कि नहीं समझ में आया। 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। साइक्लिक सिलिकेट है, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होता है। कितने यूनिट होते हैं? तो आप अपने मन से 3 यूनिट का साइकिल बना सकते हो, 6 यूनिट का साइकिल बना सकते हो, 5 यूनिट का साइकिल बना सकते हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओगे तो 3 यूनिट का होगा, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन बनाओगे 5 यूनिट का होगा, हेक्सागन बनाओगे 6 यूनिट का होगा। तो आप अपने मन से यूनिट, कितने यूनिट का, कितने मेंबर का रिंग बनाना है, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। बट देखिए फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं 1-2 लोग, रिशु कुमारी और बाकी लोग ने कहा था फॉर्मूला फिर से, तो वो ध्यान देंगे। फॉर्मूला मैं फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले ये देखना है कितना ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। तो देखो 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। अब इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो और मुझे बताओ कि रिपीट कौन सा यूनिट होता है।
तो रिपीट होता है SiO4 4 माइनस, ये रिपीट होता है। इस लाइन को पढ़ने से आया जो रेड से अंडरलाइन है कि बाय शेयरिंग वन ऑक्सीजन एटम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज डिक्रीज बाय हाफ। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन एटम शेयर कर रहे हैं? 2 ऑक्सीजन एटम। तो इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 into हाफ SiO3 हो जाएगा। एंड चार्ज इज डिक्रीज बाय 1 यूनिट। तो अगर एक ऑक्सीजन एटम को शेयर करने से 1 यूनिट से चार्ज घट रहा है, तो 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर करने से कितने यूनिट से चार्ज घटेगा? 2 यूनिट से। तो 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? तो 2 माइनस बचेगा। सो SiO3 2 माइनस, ये फॉर्मूला आ रहा है। अब ये फॉर्मूला आ रहा है, टू ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, तो फॉर्मूला ये आ रहा है। अब कितने मेंबर से रिंग बनाइए? तो रिंग मिनिमम 3 मेंबर से बनेगा, या 4 से बनेगा, या 5 से बनेगा, या 6 से बनेगा। तो मान लेते हैं कि n मेंबर से रिंग बनाएंगे। ऐसे ऐसे कितने यूनिट आएंगे? n। तो फॉर्मूला हो जाएगा SiO3 होल n माइनस 2n। n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला है यहां पे, ये फॉर्मूला है पायरोसिलिकेट का, और ये जनरल फॉर्मूला हो गया इसका। फिर से बोल रहा हूं मैं एक बार, मत लिख देना आपकी फिर से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होगा तो SiO4 में ऑक्सीजन आधा से घटेगा। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, तो आधा इंटू 2 1 आएगा। SiO4 में ऑक्सीजन एटम 1 से घटेगा, तो SiO3 होगा। इसके बाद कह रहा हूं एक ऑक्सीजन एटम हटता है तो चार्ज 1 यूनिट से हटेगा। तो अगर 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होगा तो चार्ज 2 यूनिट से घटेगा, तो 4 माइनस से 2 माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। और कितने यूनिट से रिंग बनाइएगा? चूंकि ये साइक्लिक सिलिकेट है तो रिंग बनाना होगा, मिनिमम 3 यूनिट होंगे। जितने यूनिट से, मान लेते हैं n यूनिट से रिंग बनाएंगे, तो n से हमने फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दिया है। मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। वेरी गुड। रिशु कुमारी, समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। एक बच्चा पूछ रहा है वो लाइन को ज्वाइन क्यों करते हैं? वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ट्रायंगल बनाने का, वो जस्ट तरीका है, सुविधा होती है स्ट्रक्चर को बनाने में। ज्वाइन नहीं करेंगे तो सुविधा नहीं होगी। तो वो बस बाउंड्री दिखाया है कि 1 यूनिट इतना है। ओ लाइन ज्वाइन करने का मतलब है कि बाउंड्री दिखाया है 1 यूनिट इतना है। नो ओ बॉन्ड, कोई ओ बॉन्ड नहीं है, नो ओ बॉन्ड, ओनली 4 SiO बॉन्ड। ओ बॉन्ड नहीं है। शायद आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं व्हेन n बराबर 3। व्हेन n बराबर 3 फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, बोलते 3 है कभी कभी और लिखते 2 है। फॉर्मूला हो जाएगा SiO3 होल 3 माइनस 6, n जब 3 होगा तो। अब 3 यूनिट से स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 यूनिट से स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए एक यूनिट बना, दूसरा यूनिट बना, और ये तीसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है। तीनों के सेंटर पे सिलिकॉन बना लीजिए। ये सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम है। अब आप ऑक्सीजन एटम बना लो। ये ऑक्सीजन एटम है, 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 ये ऑक्सीजन एटम है। अब नेगेटिव चार्ज कहां होगा ध्यान रखिएगा।
जो ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड बना चुका है उस पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ये सब बॉन्ड है, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये। ब्लू वाला ही बॉन्ड है बस। सो नेगेटिव चार्ज होगा यहां पे नहीं होगा क्योंकि 2 बॉन्ड बन गया, यहां पे होगा नेगेटिव चार्ज। यहां पे नहीं होगा क्योंकि 2 बॉन्ड बन गया, यहां पे होगा नेगेटिव चार्ज। और यहां होगा, यहां होगा और यहां होगा। बाकी किसी भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। मुझे ये बात बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? सिर्फ इन्हीं ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा, बाकी पे नहीं होगा। जो ऑक्सीजन एटम 1 बॉन्ड बनाए हुए है उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और जो ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं उस पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। दो यूनिट के बीच में कितना शेयर्ड हुआ हम ये लिखते हैं। 2 यूनिट के बीच में, ऐसे एक बच्चा बोल रहा है कि सर यहाँ तो 3 यूनिट शेयर्ड हुआ ना, 2 यूनिट के बीच में कितना एटम शेयर्ड हुआ हम ये लिखते हैं। 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट्स, बिटवीन 2 यूनिट्स। किसी भी 2 यूनिट के बीच में जो शेयर्ड हुआ वो लिखते हैं, 2 क्लोजेस्ट नियरेस्ट यूनिट के बीच। अब n बराबर 6 पे देखते हैं। n इज इक्वल टू 6। n इज इक्वल टू 6 पे देखते हैं तो तय बात है हेक्सागोनल जैसा बनाना होगा, तो बनाते हैं। ब्लैक से बनाना। पहले हेक्सागन ही बना लेते हैं तो मुझे बनाने में सुविधा होगी। हम हेक्सागन बना लिए, अब आप एटम बना लो। तो पहले सिलिकॉन बना लेते हैं। 1 सिलिकॉन, 2 सिलिकॉन, 3 सिलिकॉन, 4 सिलिकॉन, 5 सिलिकॉन, 6 सिलिकॉन। अब ऑक्सीजन बना लेते हैं। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऑक्सीजन। n बराबर 6 रखेंगे तो जनरल फॉर्मूला से देखिए, SiO3 होल 6, SiO3 होल 6 पावर -12, मतलब हो जाएगा Si6O18, चार्ज आएगा -12। आप देखिए ऑक्सीजन 18 है या नहीं। नेगेटिव चार्ज कहां होगा ये देखिए। तो पहले तो यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। और नेगेटिव चार्ज कहां है? पहले बॉन्ड बना देते हैं बेटा, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा क्लियर होगा। पहले बॉन्ड बनाते हैं। पहले बॉन्ड बना दिया। अब नेगेटिव चार्ज सेंटर वाले पे तो है ही, साथ में यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया बेटा? देवदत्ता, मैं कितनी बार एक ही बात को बताऊंगा। कह रहा सर ओ बॉन्ड है नहीं तो क्या है? स्ट्रक्चर का एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये यूनिट है, उसका बाउंड्री लाइन है ये। हद है यार, हद है। यहां पे बना के दिखा दिया कि क्या चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे बॉन्ड है, यहां पे, यहां देखो प्लीज,
यार एकदम साबित करते रहते हो कि तुम एकदम मूर्ख हो। इस स्ट्रक्चर को यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, ये लाइन क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इसी को हम यहाँ रिप्रेजेंट किए तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या इसमें ओ बॉन्ड है? नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ पे कहां से पैदा हो गया ओ बॉन्ड? यहाँ पे नहीं था, इसी को ऐसे रिप्रेजेंट किए तो यहाँ पैदा हो गया क्या? कुछ का कुछ लिखते रहते हो मेरे मना करने के बाद भी। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 2-4 गधे बच्चे हैं, उन्हीं के कारण प्रॉब्लम। बहुत क्लियर है बेटा, ध्यान से सुनो। इसी स्ट्रक्चर को यहाँ रिप्रेजेंट किए। इसमें क्या पहला वाला स्ट्रक्चर में क्या ओ बॉन्ड है? नहीं है। तो इसमें क्या ओ बॉन्ड होगा? नहीं होगा। अब सवाल उठता है सर कह कि ये नहीं है तो क्या है? ये जैसे पहला वाला स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल यूनिट है, तो टेट्राहेड्रल यूनिट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिसेस के साथ ऐसे। ये पूरा एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम ट्रायंगल बना दिए तो उसमें 3 बॉन्ड होगा, ये जरूरी थोड़े, बॉन्ड तो यहाँ है। अब बॉन्ड 4 है, दिखते 3 है। कहां से कहां पहुंच गए? अभी वहीं पे लटका हुआ है कि वो बॉन्ड नहीं है तो क्या है। तीसरा साइक्लिक हो गया। चौथा देखिए, मेरे बार बार मना करने के बाद भी लिखते रहते हो। कहते हैं कि हम जब पूछेंगे तब लिखना, तब भी लिखते रहते हो, अभी भी लिख रहा है। फोर्थ देखिए, चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट देखिए, चेन सिलिकेट। मेरे पास बंद करने के अलावा कोई उपाय नहीं। चेन सिलिकेट, चेन सिलिकेट ना अलग अलग तरह का होता है। जैसे साइक्लिक में भी 3 का रिंग बना, 6 का रिंग बना, उसी तरह से चेन सिलिकेट होता है। सिंगल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट ए, सिंगल चेन सिलिकेट। सिंगल चेन सिलिकेट देखते हैं। सिंगल चेन सिलिकेट में भी दो ही ऑक्सीजन एटम शेयर्ड रहता है। 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। इसका मतलब देखिए, ऊपर भी लिखा था 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, यहां भी लिख रहा हूं 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। तो फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। सो फॉर्मूला यहाँ SiO3 होल एन -2n आया था, सेम फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। SiO3 होल n -2n, सेम जनरल फार्मूला होगा, क्योंकि दोनों में 2 ऑक्सीजन, यहां भी 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड था। ऑक्सीजन एटम शेयर्ड से ही निकालते हैं फार्मूला, तो यहां भी 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, उसी से निकालेंगे फार्मूला। निशांत प्रताप 10 बार बोल चुका हूं बेटा कि किसी में भी ओ बॉन्ड नहीं होगा। जब एक यूनिट में बताया ओ बॉन्ड नहीं होगा, फिर आगे बताया कि यही यूनिट रिपीट हो रहा है, तो ओ बॉन्ड पैदा हो जाएगा बेटा। वही यूनिट रिपीट हो रहा है और पहला यूनिट में बताया ओ बॉन्ड नहीं होगा, तो ओ बॉन्ड पैदा हो जाएगा बेटा। इतने क्यों, इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आता है? एक 4-5 साल के बच्चे की तरह क्यों पूछते हो? कौवा क्या होता है? पक्षी। पक्षी क्या होता है? उड़ता है। उड़ता किसको बोलते हैं? ऐसे क्यों करते हो बेटा? पढ़ाने दिया करो, लिखना मना किया हो। जब पूछे तब लिखिए। डिसिप्लिन तो आप देखते ही नहीं है। इस बात पे तो मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसका कोई वैल्यू ही नहीं, और हम जो बोल रहे हैं अगर उसका कोई वैल्यू नहीं है तो आप क्या गेन करेंगे? इम्पॉसिबल है सर। सिंगल चेन सिलिकेट है, 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, सिंगल चेन सिलिकेट। जनरल फार्मूला है SiO3 होल n -2n। जैस कितने ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है इससे आप निकाल सकते हैं। अब मैं फिगर बनाता हूं कि ये चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट होता कैसा है। तो फिगर बनाते हैं।
ट्रायंगल से फिगर बनाने में सुविधा होती है, इसलिए ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिलिकॉन एटम है, यहाँ सिलिकॉन एटम है, ऑक्सीजन एटम बना दूं, ऑक्सीजन एटम भी बना दिया, सब जगह बना दिया। हाँ, अब चार्ज देखिए कि चार्ज कहाँ लगा है। तो ये पहला एटम पे चार्ज में नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि ये चेन है, तो ये आगे किसी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा। बॉन्ड बनाते हैं, पहले पहले बॉन्ड बनाते हैं। फर्स्ट एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, और सेकेंड एटम लास्ट में लिखा हूं उस पर भी नेगेटिव चार्ज नहीं। क्यों नहीं है नेगेटिव चार्ज? क्योंकि ये किसी दूसरी, ये चेन है ना, चेन तो हमसे छोटा बनाया, चेन आगे जुड़ा हुआ होगा। तो आगे जुड़ा हुआ होगा तो ये किसी ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ होगा। सॉरी, ये ऑक्सीजन एटम एक बॉन्ड बनाए हुए होगा सिलिकॉन एटम से। तो चूंकि ये ऑक्सीजन एटम किसी एक दूसरा बॉन्ड बनाए हुए होगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं दे रहे। फर्स्ट और सेकेंड एटम पे क्यों नहीं दे रहे होंगे, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, यहाँ होगा, बीच में फिर ये नहीं होगा, दो बॉन्ड बनाए हुए, यहाँ होगा, 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 यहाँ होगा। मुझे बताइएगा, फिगर और नेगेटिव चार्ज कहां दिया, ये बातें समझ में आई या नहीं आई? हाँ, समर्थ मिश्रा फिर बोल रहा है सर चार्ज कैसे लगाए। वेरी गुड। फिर से हम बताते हैं नेगेटिव चार्ज फिर से कैसे बताते हैं। जो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना चुका है उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। जैसे देखो ऑक्सीजन एटम नंबर 3 को देखो। क्या ऑक्सीजन एटम नंबर 3 दो ब्लू बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? दो ब्लू कलर का बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? क्या ऑक्सीजन एटम 3 दो ब्लू बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? हाँ। तो जो दो बॉन्ड बनाए हुए हैं उस ऑक्सीजन, आप देखो ना, जब भी आप ऑक्सीजन रहता है, स्ट्रक्चर बनाते हो, दो बॉन्ड बनाता है, तो देखो ना, देखो जरा सा, सल्फेट SO4 2-, इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो या तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए और सिंगल बॉन्ड बनाए, तो सिंगल बॉन्ड वाले पे नेगेटिव चार्ज होते है ना। और अगर ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना दिया, CrO5, यहां ऑक्सीजन देखिए एक बॉन्ड बनाया और दो बॉन्ड बनाया, जहां दो बॉन्ड बना दिया वहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। एक चेन बेटा, चेन है, पॉलीमर नहीं है, चेन है। अब चेन कितना लंबा है उस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स काफी ज्यादा होता है। चेन कितना लंबा है, हम तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 यूनिट का बताएं। अब आप ये बोल सकते हैं कि 1 एटम और 2 एटम पे चार्ज क्यों नहीं है, 3 पे क्यों नहीं है? 3 पे दो बॉन्ड बनाए हुए, तो 1 एटम और 2 एटम भी दो बॉन्ड बनाए हुए, क्योंकि कोई दूसरा 5 1 2 3 4 5 6 यूनिट का चेन नहीं होगा। ये लंबा चेन होता है, काफी लंबा चेन होता है, हजारों लाखों यूनिट होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं एन वेरी लार्ज होता है, तो ये किसी दूसरे यूनिट से जुड़ा होगा। 1 एटम कार्बन और 1 एटम ऑक्सीजन और 2 एटम ऑक्सीजन भी किसी दूसरे से जुड़ा हुआ होगा चेन में। आई होप कि अब आपको समझ में आ गई हो। अभिषेक कुमार, आपकी बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सेंटर में चार्ज क्यों नहीं है। सेंटर में तो चार्ज है, हर यूनिट के सेंटर में चार्ज है। ये वही बच्चे बार बार लिखते रहते हैं जिनको जिनको नहीं समझ में आता है, जो लिखते रहते हैं उन्हीं के मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं।
12 चार्ज इसलिए आया कि हमने 6 यूनिट का बनाया है। एन लार्ज रखा कीजिए ना, एन बहुत लार्ज नंबर है, एन क्या है, बहुत लार्ज नंबर है, तो टोटल चार्ज -2n आएगा। 6 यूनिट है तो -12 आना चाहिए, -12 है चार्ज। बी, डबल चेन सिलिकेट। दो चेन मिलाकर सिलिकेट बना, डबल चेन सिलिकेट। दो चेन मिलाकर सिलिकेट बनाया हुआ है। तो मुझे बताइए कि क्या होता है, इन सम यूनिट 2 ऑक्सीजन एटम से ऐड होता है और इन सम यूनिट 3 ऑक्सीजन एटम से ऐड होता है। इनफैक्ट 50% यूनिट में 2 ऑक्सीजन एटम से ऐड रहता है। इन सम यूनिट 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड and in some units 3 oxygen atoms are shared. कुछ यूनिट में 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं और कुछ यूनिट में 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं। अब 50 कितना कितना, तो 10% 90% नहीं, 50-50% यूनिट में, आधे यूनिट में 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं और आधे यूनिट में 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं। तो क्या आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं? क्या आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं? प्रणव कुमार, मैंने बोल दिया कि n इज ए वेरी लार्ज नंबर। तो अब आप n को फिक्स क्यों कर रहे हो, 2 क्यों कर रहे हो, 3 क्यों कर रहे हो? n इज ए वेरी लार्ज नंबर, बोल दिया। तो अब आप फिक्स करना चाहते हो, 6 बोल देता है। फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे देखिए फॉर्मूला SiO4 ये रिपीटिंग यूनिट है, ये रिपीटिंग यूनिट है। अगर 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होगा तो ये हो जाएगा SiO3 2-, 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होगा तो ये हो जाएगा, और अगर 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा SiO 2.5 -1। मुझे बताइए, फर्स्ट फॉर्मूला है तब जब 2 यूनिट शेयर होगा और सेकंड फॉर्मूला है तब जब 3 यूनिट शेयर होगा। मुझे बताइए कि ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? पहले 2 यूनिट शेयर्ड होगा तो फर्स्ट वाला होगा और 3 यूनिट शेयर्ड होगा तो सेकंड वाला होगा। ये पॉइंट क्लियर है? अक्षत गुप्ता, तुम्हारा नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुमको अभी तक फॉर्मूला डेवलप करने नहीं आया। ये पॉइंट क्लियर है, उसी पॉइंट से निकाल रहे हैं। ऊपर देखिए, इस पॉइंट से निकाल रहे हैं, जो रेड से अंडरलाइन के, ये जो रेड से अंडरलाइन के, इसी पॉइंट से निकाल रहे हैं। सो 2 पे शेयर्ड होगा तो फर्स्ट जैसा फॉर्मूला होगा, 3 पे शेयर्ड होगा तो सेकंड जैसा फॉर्मूला होगा। बट इस सिलिकेट में 2 और 3 दोनों से शेयर्ड है, और मैंने बोला 50-50% शेयर्ड है, तो जनरल फॉर्मूला होगा, इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या आएगा, Si2O 3 2 5 5.5 रेस टू द पावर -3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा Si2 5.5 रेस टू द पावर -3। अब ऑक्सीजन 5.5 नहीं लिखते हैं तो आप क्या करो, इंटू 2 कर दो। 5.5 एटम का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये हो जाएगा Si4O11 और चार्ज -3 से -6 हो जाएगा, 2 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर जनरल फॉर्मूला हो जाएगा जो जनरल फार्मूला आएगा उसमें टोटल n यूनिट है मान लो, तो जनरल फार्मूला हो जाएगा Si4O11 होल n -6n। ये जनरल फार्मूला होगा। बस मुझे सिर्फ ये बताना कि ये जनरल फार्मूला आपको समझ में आया नहीं। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर फाइनली n से मल्टीप्लाई कर दिया।
डबल बॉन्ड तो कहीं है ही नहीं आदित्य, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने ऊपर एक चेन बनाया था, एक चेन बनाया था, वैसे नीचे एक चेन बनाइए। ऊपर एक चेन बनाया था, ये फर्स्ट चेन है, ऊपर वाला ये फर्स्ट चेन है, और नीचे वाला सेकंड चेन है। नीचे दोनों जोड़ दीजिए, ये डबल चेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डबल चेन हो जाएगा। फॉर्मूला वही है, देखिए Si4O11 होल n माइनस 6n। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर दो रिंग जैसा नहीं है बेटा, ये कई रिंग जैसे हैं। आप देखो ना, यहाँ पे, यहाँ से फर्दर भी तो जुड़ेगा ना चेन में यहाँ से आगे भी तो बढ़ेगा, यहाँ से आगे भी तो बढ़ेगा, यहाँ से आगे भी तो बढ़ेगा, इधर से आगे भी तो बढ़ेगा, इधर से आगे भी तो बढ़ेगा। इन पे निगेटिव चार्ज नहीं है इन ऑक्सीजन एटम पे, बट यहां से आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज जहां जिस ऑक्सीजन एटम पे नहीं है वहां से आगे बढ़ेगा। तो दो रिंग नहीं है बल्कि मल्टीपल रिंग है। कितने रिंग है? मल्टीपल रिंग है। हाँ, आपको बनाना है, बनाना चाहिए, बाद में बना लेना, हैंडआउट भेजेंगे ना, हैंडआउट से बना लेना, आपको बनाना चाहिए। सो ये हो गया आपका डबल चेन सिलिकेट। नेक्स्ट टाइप है, फोर्थ हो गया चेन सिलिकेट। फिफ्थ है, आपको बनाना है लेकिन आप बाद में बना लें। फिफ्थ है टू डायमेंशनल सीट सिलिकेट। बनाओगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तो पता चलेगा कहाँ निगेटिव चार्ज है कहाँ नहीं है। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैंने ब्लू से 4 जगह टिक किया है, इन ऑक्सीजन एटम पे निगेटिव चार्ज नहीं है। कोई लिख के बता सकता है कि इन ऑक्सीजन एटम पे निगेटिव चार्ज क्यों नहीं है? क्या बेटा कोई मुझे लिख के बता सकता है कि इन ऑक्सीजन एटम पे निगेटिव चार्ज क्यों नहीं है? चेन, वेरी गुड, एक वर्ड लिखे अभिषेक, हमको समझ में आ गया, वेरी गुड। अमितेश तुमने एक वर्ड लिखा चेन और मुझे समझ में आ गया, वेरी गुड। बस चेन लिखा, समझ में आ गया, वो समझ गया कि हाँ ये चेन में आगे जाएगा, वेरी गुड बेटा। टू डायमेंशनल सीट सिलिकेट, 3 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। जब 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होगा तो फॉर्मूला देखिए, जिन बच्चों को फॉर्मूला अभी तक नहीं आया वो ध्यान से सुनिए। एक ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होता है तो ऑक्सीजन एटम हाफ से घट जाता है। तो 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होगा तो ऑक्सीजन एटम 1.5 से घट जाएगा, हाफ इंटू 3 1.5। तो 4 में 1.5 से घटेगा तो ऑक्सीजन एटम बचेगा 2.5। एक ऑक्सीजन एटम हटता है, शेयर्ड होता है, तो चार्ज 1 से घटता है। तो 3 ऑक्सीजन एटम शेयर हुआ है तो चार्ज 3 से घटेगा तो बचेगा -1। यह फॉर्मूला 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होने पे ये होगा। अब 2.5 आ गया, तो 2.5 आ गया तो इसको नंबर में बदलिए। 2.5 ऑक्सीजन एटम का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है इसे Si2O5 2 से गुना कर रहे हैं, -2 हो गया। तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा Si2O5 होल n -2n। ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप कि अब आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। जो बच्चे फार्मूला में नहीं लिखते हैं वो लिख के बताओ समझ में आया कि नहीं आया।
फिगर तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिगर है हमारे पास, मैं जोड़ देता हूं। SI2 होल 5n माइनस 2n, ये देखिए जनरल फॉर्मूला है, और आलतू फालतू बातें जो लिखा हुआ है वो मैं डिलीट कर देता हूं। ये सीट सिलिकेट है। अगेन मैं बोल रहा हूं कि जो ऑक्सीजन एटम ब्लू से टिक्ड है उस ऑक्सीजन एटम पे निगेटिव चार्ज नहीं है। मतलब ये क्या होगा ना, फर्दर पूरी सीट बनाएगा। पूरी क्या बनाएगा? पूरी सीट बनाएगा। संभव अजय को बहुत अच्छा सवाल है, ये कह रहा है कि ये 2D कैसे हुआ। बहुत अच्छा सवाल है। इसका कहना है कि सर SiO4 4 माइनस रिपीटिंग यूनिट है, वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल होता है, तो ये 2D कैसे हुआ। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सवाल क्या है, कि टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल चीज है, एक यूनिट टेट्राहेड्रल है, तो ये 2D कैसे हुआ। तो नहीं, ये पूरा 2D नहीं है बेटा, बट 2D इसलिए बोल रहे हैं कि एक प्लेन में ही देखिए निगेटिव चार्ज सिर्फ सेंटर एटम पे है, निगेटिव चार्ज सिर्फ सेंटर एटम पे है, मीन सेंटर एटम से ऊपर नहीं जुड़ेगा। तो चूंकि ये पूरा एक ही प्लेन में जुड़ेगा, फिर मोटाई नहीं बढ़ेगी, सिर्फ इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी। मोटाई जो पहली बार एक यूनिट की है वही मोटाई बाद में भी रहेगी, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई बढ़ेगी। चूंकि इसका एक्सपेंशन सिर्फ लेंथ और ब्रीथ में होगा, तो हम इसे सीट सिलिकेट बोलेंगे, 2 डायमेंशनल सीट सिलिकेट, है ना। ऐसा नहीं है कि रियली में 2 डायमेंशन में ही है। जब टेट्राहेड्रल इटसेल्फ 3 डायमेंशनल चीज है, तो ये रियली में 2 डायमेंशनल कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा ही होगा। हाँ, 1 लेयर्ड सीट है ये। नहीं नहीं, 2D ही बोलिए। नाम जब 2D दे दिया तो सीडो 2D क्यों बोले? 2D ही बोलिए। 2D का मतलब हुआ कि 3D स्ट्रक्चर है, बस एक डायमेंशन में एक्सपेंशन नहीं हो रहा, लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, मोटाई नहीं बढ़ रही, ये मतलब है। सो पांचवा हो गया 2 डायमेंशनल सीट सिलिकेट। अब छठा देखिए 6 3 डायमेंशनल सीट सिलिकेट। 3 डायमेंशनल सिलिकेट इसको डेवलप करते हैं। तो देखिए, ऑल द 4 ऑक्सीजन एटम आर शेयर, all the 4 oxygen atoms are shared. एक यूनिट का ऑल द 4 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। बिटवीन 2 यूनिट लिखना सही नहीं है। 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, एक यूनिट का 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, 2 एक यूनिट का। अब देखिए, ऑल द 4 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें 3 शेयर्ड है सीट में। अब ऊपर वाला ऑक्सीजन एटम भी शेयर्ड हो जाएगा, तो इसका एक्सपेंशन, अब मोटाई भी बढ़ेगी इसकी, तो ये 3 डायमेंशनल सीट हो जाएगा। अब ऊपर भी एक्सपेंशन हो जाएगा। मतलब स्ट्रक्चर क्या बनाया? स्ट्रक्चर तो बनेगा नहीं, बट फिर भी मैं ऐसा करता हूं, कुछ बनाता हूं। सिलिकॉन है, ये 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहेगा, और चारों ऑक्सीजन फर्दर सिलिकॉन से जुड़ा हुआ रहेगा। चारों ऑक्सीजन फर्दर सिलिकॉन से जुड़ा हुआ रहेगा। चारों ऑक्सीजन फर्दर सिलिकॉन से जुड़ा हुआ रहेगा। चारों ऑक्सीजन फर्दर सिलिकॉन से जुड़ा हुआ होगा। हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होगा। ऑफ कोर्स सिलिकॉन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, सिलिकॉन होगा sp3 हाइब्रिडाइज। जनरल फार्मूला देखो, देखो SiO4 4 माइनस है, चारों ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, 4 से शेयर्ड होगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 2 से घट जाएगा, SiO2 हो जाएगा। और चारों शेयर्ड है तो चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन शेयर होता है तो एक निगेटिव घटता है, तो 4 ऑक्सीजन शेयर्ड होगा, चारों निगेटिव घटेगा, और होल एन। तो स्ट्रक्चर बनेगा, जनरल फार्मूला ये होगा, ये है आपका जनरल फार्मूला।
इसी को SiO2 बोलते हैं जी। जनरल फॉर्मूला है, इसी को SiO2 लिखते हैं, कभी कभी नहीं लिखते हैं, यही है SiO2। Each silicon is bonded with 4 oxygen atoms. Each oxygen is bonded with 2 silicon atoms. 3-dimensional giant नेटवर्क सॉलिड है। नेटवर्क सॉलिड, सॉलिड का टाइप होता है, सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे आगे, हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेरी हाई लिखो, हाई नहीं वेरी हाई, बालू को मेल्ट करने में टाइम लगेगा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जांपल है क्वार्ट्ज, बालू इसी को बोलते हैं क्वार्ट्ज फेल्डस्पर। जियोलाइट्स। सो सिलिकेट यहां पे खत्म होता है, सिलिकेट यहां पे खत्म होता है। मुझे बताना सिलिकेट कुछ कुछ डेवलप हुआ या नहीं हुआ? यस नो, यस नो में रिप्लाई करो ना बेटा। क्वेश्चन जो आएगा आप बनाइएगा, सीट तो देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर इसको पढ़िएगा। अब शुरू करते हैं। हमने आपको रीडिंग असाइनमेंट दिया था एलोट्रोप्स, हमने आपको रीडिंग असाइनमेंट दिया था एलोट्रोप्स, तो उसमें ढेर सारे इंफॉर्मेशन है। जो मिनिमम इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स ये लास्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। एलोट्रोप्स, एलोट्रोप का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट का सॉलिड स्टेट में कई फिजिकल अपीयरेंस होता है। जैसे कार्बन का ग्रेफाइट। साक्षी साहू आप लिख रहे हैं जनरल फार्मूला याद करने होंगे। इतनी मैंने डेवलप करने के लिए बताया, तो अब कुछ याद करना होगा। जहां याद करना होता है वहां बोलते हो लॉजिक बताओ, और जहां लॉजिक बताया वहां पूछते हो डेवलप करने, याद करने होंगे, डेवलप करने होंगे ऑफ कोर्स, और नहीं डेवलप करने होंगे, नहीं आता है तो याद करने होंगे। जाइंट नेटवर्क सॉलिड मतलब बहुत ही इनफाइनाइट बॉन्ड समझो कि इसमें बना होता है। जाइंट नेटवर्क सॉलिड का मतलब हुआ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने होते हैं, बहुत ही लार्ज नंबर, इनफाइनाइट नहीं, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने होते हैं। एलोट्रोप बोलते हैं कि एक एलिमेंट 2 और मोर फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, और उन फिजिकल फॉर्म्स को सभी को बोलते हैं उस एलिमेंट का एलोट्रोप है। जैसे कार्बन कैन एग्जिस्ट इन ग्रेफाइट फॉर्म एंड डायमंड फॉर्म एंड फुलरीन फॉर्म। तो ये तीनों ग्रेफाइट एंड डायमंड कार्बन का फॉर्म है। देखिए, सो सबसे पहले हम देखेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। डिफिनेशन लिख देता हूं, तुम बेवकूफ हो फिर पूछ दोगे एलोट्रोप क्या है। एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन 2 or more physical forms called allotropes. कार्बन का एलोट्रोप है ए, डायमंड। कार्बन का एलोट्रोप है डायमंड। तो सबसे पहले डायमंड के बारे में। Each carbon atom is bonded with, थोड़ा तेजी से देखना, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, तो आपको कुछ पूछने का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ रटने वाला है, समझने वाला कुछ है ही नहीं। आप पूछोगे टाइम खराब करोगे।
सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कुछ समझने वाला नहीं। each carbon atom is bonded with 4 other carbon atoms. This implies sp3 hybridized. अगर एक कार्बन एटम 4 से बॉन्डेड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नंबर ऑफ सीसी बॉन्ड पर एटम ऑफ कार्बन, ये आएगा 2। जैसे देखिए एक कार्बन एटम ले तो ये एक दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये एक तीसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये चौथे कार्बन से एटम से जुड़ा हुआ है, ये 5वें कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। फिर ये कार्बन एटम फर्दर 3 और बॉन्ड बनाए हुए, टोटल एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाए। तो जो सेकंड पॉइंट है ये समझने वाली बात है। पहला पॉइंट तो क्लियर है, दिख रहा है एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाए। सेकंड पॉइंट है कि पूछता है कि नंबर ऑफ सीसी बॉन्ड पर एटम ऑफ कार्बन कितना होगा, तो बच्चा यहाँ आंसर कर देता है 4, जो कि 2 होगा। देखो ऑन एन एवरेज देखो, एक बॉन्ड है बिटवीन 2 एटम्स, एक बॉन्ड है बिटवीन 2 एटम्स। तो 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड है, तो एक एटम के बीच में हम बोल सकते हैं कि आधा बॉन्ड होगा। 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड है, तो एक एटम के बीच में आधा बॉन्ड होगा। तो आधा, हाफ, 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 कितना हो गया? 4 हाफ मतलब 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ सीसी बॉन्ड पर एटम ऑफ कार्बन, एक एटम कार्बन के पर कितने, मतलब डायमंड में अगर कार्बन का संख्या होगा n तो सीसी बॉन्ड होगा 2n। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डायमंड है जिसमें कार्बन एटम की संख्या n है, उसमें सीसी बॉन्ड कितना होगा, तो 4n मत बोल देना, 2n होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बताना समझ में आया नहीं आया। n/2 क्या लिख दिया मुझे नहीं समझ में आया। नंबर ऑफ सीसी बॉन्ड पर एटम ऑफ कार्बन 2 है, मतलब एक एटम पे 2 सीसी बॉन्ड है, तो 2n होगा ना टोटल। n/2 क्यों लिख दिए? कुछ ज्यादा रियल में जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है मैं वो दिखाना चाहता हूं, वो ऐड करना चाहता हूं। ये एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बॉन्ड लेंथ भी दिया हुआ है 154 पिकोमीटर। मैं नहीं कहता हूं आप याद रखिए, लेकिन डाटा पे नजर मारना हमेशा बेनिफिट देता है। मैं नहीं कहता हूं कि आप याद रखिए, बट डेटा पे नजर मारना हमेशा बेनिफिट देता है। और आप देखें कोई भी एक कार्बन एटम उठा लो, टर्मिनल वाला मत उठाना, ये इसको उठा लो, आप देखो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकंड है ग्रेफाइट। सेकंड है ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट is thermodynamically most stable isotope of carbon. It has layered structure. Each layer is composed of planar, hexagonal rings of carbon atom. लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे करके ये 3D स्ट्रक्चर होता है। एनसीईआरटी में जो फिगर दिया हुआ है वो अपन ऐड कर रहे हैं, और वो फिगर ये है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट का। देखिए ये फर्स्ट लेयर हुआ, ये सेकंड लेयर हुआ, ये थर्ड लेयर हुआ।
एक लेयर और दूसरे लेयर के जो बीच में इंटरेक्शन है, वन लेयर टू सेकेंड लेयर जो इंटरेक्शन है, ये वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखो ना, अट्रैक्शन, एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में जो फोर्स है वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखो ना, सेपरेशन बहुत ज्यादा, 340 पिकोमीटर है, इतनी दूरी पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनती, 340 पिकोमीटर। तो इतनी दूरी पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनती है, तो ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस लंदन फोर्सेस है, लंदन फोर्सेस हैं, ऑफ कोर्स लंदन फोर्सेस की होंगी। फिगर अगर बनाने का मन हो तो बाद में बना लेना, क्योंकि इतना बड़ा फिगर बनाने में अभी बनाओगे तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। आप समझने के लिए फिगर है, आप चाहो तो फिगर छोड़ भी सकते हो, सिर्फ समझने के लिए। Two layers are held together by van der Waals force. या लंदन फोर्स, लंदन फोर्स टाइप हुआ van der Waals। One carbon atom forms 3 sigma bond, so sp2 hybridized। सारा कार्बन एटम इसमें sp2 हाइब्रिडाइज है, 3 सिग्मा बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स ए पाई बॉन्ड। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, used as a dry lubricant in machines running at high temperatures, where oil can't be used as lubricant। ड्राई लुब्रिकेंट है ग्रेफाइट। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रोड की तरह भी यूज होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कई तरीके से यूज होता है, 5 कंपोनेंट है, उसमें 2 कंपोनेंट में ग्रेफाइट यूज है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा जो टाइप है वो है फुलरीन, फुलरीन कई होते हैं, इसके एग्जांपल C60, C60 होता है, C70 होता है, CN होता है, N बराबर अप टू 350 के आसपास आता है, 350 या इससे भी ज्यादा आ जाता है, इससे भी ज्यादा। पहले 350 तक ही नोन था, बट आजकल 350 से ज्यादा भी नोन है। फुलरीन्स कार्बन का एलोट्रोप है, जिसमें 60 कार्बन एटम या 70 कार्बन एटम और 350 कार्बन एटम और 300 कार्बन एटम एक साथ जुड़े रहते हैं, और शेप इसका जो C60 होता है उसका फुटबॉल लाइक, सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लीज आप लोग लिखना बंद करो।
fullerenes are made by heating of graphite in an electric arc in the presence of inert gas helium argon। एक बच्चे का डाउट आ रहा है कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल और काइनेटिकली स्टेबल की बात करो, तो काइनेटिकली स्टेबल तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। हो सकता है आप पढ़े होंगे तो उसमें एक आध जगह मिला होगा, लेकिन मैंने तो नहीं बताया। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको याद नहीं। मान लो कंपाउंड ए है और ए से बी बना रहा है। मान लो कंपाउंड ए है और ए से बी बन रहा है। जैसे मान लो कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट है और कार्बन से डायमंड बना रहे हैं। मान लो अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 आया, मींस प्रोडक्ट साइड की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट साइड की एनर्जी कम है। प्रोडक्ट साइड की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट साइड की एनर्जी कम है। तो अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो बोलेंगे थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल है, और अगर एनर्जी कम होगा तो बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है। आई होप थर्मोडायनेमिक स्टेबल तो समझ में आ गया। डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब प्रोडक्ट साइड की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट साइड की एनर्जी कम है। तो रिएक्टेंट साइड थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल हुआ। और अगर डेल्टा एच निगेटिव होता है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट साइड की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट साइड की एनर्जी ज्यादा है। उस केस में प्रोडक्ट साइड थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता रिएक्टेंट साइड। तो बताता हूं, लेकिन आप भूल जाते हैं और बार बार पूछते हैं, और कुछ अनाप शनाप भी पूछते हैं। जैसे आयुष कुमार पूछ रहा है इतना मना करने के बाद भी कि तो घर पे ग्रेफाइट से फुलरीन बना सकते हैं। घर पे ग्रेफाइट तुम कहां से लाओगे? कौन सा ग्रेफाइट? लकड़ी को जला के कोयला बनाओगे, अब फिर उसको इलेक्ट्रिक हीटर में डाल दोगे कि फुलरीन बना कि नहीं? आप तुमको पता कैसे चलेगा फुलरीन बना कि नहीं? जरूरी थोड़ी है पेंसिल में ग्रेफाइट ही हो, जरूरी नहीं है। लेड मिक्स रहता है उसमें। तो कुछ फालतू की बातें जो आप पूछते हैं वो कब छोड़ेंगे पूछना? 3 महीने से पढ़ा रहा हूं बेटा, कब मीनिंगफुल बनाएंगे इस चैटिंग को? नो वन कर रहा हूं। फालतू की बातें मुझे नजर आती है, बहुत टेंशन होती है। Fullerenes are made by heating of graphite in an electric arc in the presence of inert gases। और ऑफ कोर्स अगर कोई चीज लैब में बना रहे हैं तो वो समझिए घर में ही बना रहे हैं, वो घर में ही बना रहे हैं अगर लैब में बना रहे हैं। C60 एक कॉमन फुलरीन है जो कि सबसे ज्यादा पढ़ना होता है आपको। C60 का नाम है, C60 इज कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरीन, नाम है इसका। C60 को बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन, या इसको कभी कभी बक्की बॉल भी बोलते हैं, बक्की बॉल। एंड इट हैज सॉकर बॉल, फुटबॉल के लाइक, एंड हैज सोसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। और अगर हम इसका फिगर देखें तो फिगर मुझे मेरे पास है, ये बकमिंस्टर फुलरीन का फिगर है, यह C60 का फिगर है। इट कंटेन्स, याद रखने वाला पॉइंट है ये, इट कंटेन्स 26 मेंबर रिंग्स and 12 5-member rings
and has 60 vertices. 60 vertices होते हैं. It contains both single bond and double bond. A 6-membered ring is fused with 6 or 5-membered rings, but a 5-member ring can only fuse with 6-member ring. देखो क्या लिखा है मैंने कि 6-member रिंग 6 और 5 दोनों से हो सकता है, दोनों के साथ टच कर सकता है, फ्यूज कर सकता है, लेकिन 5-member रिंग सिर्फ 6 के साथ फ्यूज करेगा. यहां देखिए फिगर में, यह एक 5-member रिंग है और आप ध्यान से देखिए इसके चारों तरफ 6-member रिंग, इसके चारों तरफ 6-member रिंग. दूसरा देखिए, मीन्स 5-member के चारों तरफ 6-member वाले हो सकते हैं, 6-member वाले ही होंगे, हो सकते नहीं होंगे, और 6-member वाले के चारों तरफ दोनों होंगे, 5-member रिंग भी होगा और 6-member रिंग भी होगा. All carbon atoms are sp2 hybridized. sp2 है तो 3 बॉन्ड पेयर बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा. Remaining electron at each carbon atom is delocalized in molecular orbital. ये नहीं समझ में आएगा आपको molecular orbital क्या होता है. आगे एक थ्योरी है बॉन्डिंग में, उस थ्योरी का नाम है molecular orbital theory. जब तक उस थ्योरी को पढ़ाएंगे नहीं, 12th में पढ़ाते हैं, जब तक उस थ्योरी को पढ़ाएंगे नहीं ये टर्म आपको समझ में नहीं आएगा. तो अपन यहाँ पे टाइम बर्बाद ना करें, सोच लें कि ये 12th में पढ़ाया जाएगा. जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी होती है, ये कार्बन ग्रेफाइट की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद होगी कार्बन डायमंड की, और सबसे कम होगी C60 मतलब फुलरीन्स की. ये जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है, इसका मतलब है उसकी एनर्जी सबसे कम है. अगर रिएक्टिविटी पूछेगा तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा. तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी अगर आपको पता है तो रिएक्टिविटी हमेशा उसका उल्टा होगा. बोलेगा रिएक्टिविटी बताओ, तो C60 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद डायमंड की, उसके बाद ग्रेफाइट. Allotropes of oxygen family. ऑक्सीजन फैमिली के एलोट्रोप्स की बात करें तो ऑक्सीजन के बात करें तो एक तो डाई ऑक्सीजन ही है. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि O2 पैरामैग्नेटिक है. आप कहिएगा सर कि पैरामैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा. हाईएवर ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये आपको अगेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सप्लेन होगा. तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक है
कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको पैरामैग्नेटिक प्रूफ नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा पाता O2 में। तो ये थ्योरी कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है, जिसे हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। सो नो क्वेश्चन। दूसरा एलोट्रोप है ओजोन। ओजोन इसको बोलते हैं ओजोन, और ओजोन डायमैग्नेटिक होता है। ओजोन क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। ये दो इंफॉर्मेशन है जो जानना चाहिए। ये दो इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ज्यादा होगा स्टेबल। जो चीज ज्यादा मिलता है आपको कॉमनली, वो चीज ज्यादा स्टेबल होता है। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। सल्फर के एलोट्रोप्स देखिए, दो कॉमन एलोट्रोप्स हैं। टू कॉमन एलोट्रोप्स of sulfur are first yellow rhombic सल्फर, या इसको बोलते हैं अल्फा सल्फर। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सल्फर इसको बोलते हैं, और बीटा सल्फर। दो कॉमन है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है, वो रोम्बिक सल्फर की ज्यादा होती है, और मोनोक्लिनिक सल्फर की कम होती है। और ये जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूं कि किसकी ज्यादा होती है, ये बिलो 369 केल्विन लिखा रहा हूं। एबव 369 केल्विन उलट जाता है। सो बिलो 369 केल्विन रोम्बिक सल्फर की स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। दोनों सल्फर, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों। रोम्बिक सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, partially soluble in benzene, alcohol and ether, and readily soluble in carbon disulfide, monoclinic sulfur, या बीटा सल्फर। It is stable above 369 Kelvin and transforms into alpha sulfur below it. Alpha sulfur is stable below 369 Kelvin and transforms into beta sulfur above 369 Kelvin.
at 369 Kelvin, both the forms are stable. At 369 Kelvin, both the forms are stable. And this temperature is called transition temperature. इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर. इट इज insoluble in water, but soluble in CS2, carbon disulfide. Both rhombic and monoclinic sulfur have acid molecule. कुछ कहना है क्या? रेज हैंड लगातार कर रहे. हम नहीं पूछते क्या थोड़ी देर में जो रेज हैंड कर रहे हो? स्ट्रक्चर देखिए, हम थोड़ी देर में पूछते ना कि आपको कुछ कहना है क्या. क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, शायद हम पहले बता चुके हैं. एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है एसिड मॉलिक्यूल. एक और है एंजल सल्फर, ई सल्फर बोलते हैं. ई सल्फर, एंजल सल्फर, एप्सिलॉन सल्फर या ई सल्फर बोलते हैं. इट इज अनस्टेबल होता है ये, एंड कंटेन्स S6 ring. इसमें बॉन्ड एंगल बता दूं मैं आपको. इसमें लगभग बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री. बॉन्ड लेंथ मुझे याद नहीं, 200 पिकोमीटर के आसपास होता है बॉन्ड लेंथ. इसमें बॉन्ड एंगल 102 डिग्री होता है और बॉन्ड लेंथ लगता है इसमें भी 200 के पिकोमीटर के आसपास होता है बॉन्ड. जरूरी नहीं रटना, जो नहीं रटने लायक है वो नहीं रटना है. प्लास्टिक सल्फर, it is formed by pouring liquid water, liquid sulfur into water. अब देखिए एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस. Three common allotropes are
आप एक बार पढ़िए तो मेरा पॉइंट। इन थ्योरी में कुछ ऐसा नहीं है जो एक्सप्लेन करने लायक होता है, जहां पे एक्सप्लेन करने लायक होता है वहां मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ 3 फास्फोरस के 3 कॉमन एलोट्रोप होते हैं, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। इसी को 4 बार बोल दूं, क्या क्या एक्सप्लेन करूं मैं? सो ए होता है व्हाइट फास्फोरस, बी होता है रेड फास्फोरस, सी होता है ब्लैक फास्फोरस। एक बार आप इसे पढ़िए और जो डाउट आएगा, कुछ डाउट आएगा नहीं, इंफॉर्मेशन है, बोल तो रहा हूं इंफॉर्मेशन है, कुछ डाउट नहीं आएगा। जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है, वो ब्लैक फास्फोरस का सबसे ज्यादा होता है, रेड फास्फोरस का कम होता है। और व्हाइट फास्फोरस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सबसे कम होता है। रिएक्टिविटी उलट दीजिए, रिएक्टिविटी फास्फोरस व्हाइट की ज्यादा होगी, फिर रेड की होगी, और सबसे कम होगी फास्फोरस ब्लैक की। जहां मुझे लगेगा कि ये पॉइंट दिक्कत हो सकता है वहां मैं समझाऊंगा, बोल दूंगा। देखिए व्हाइट फास्फोरस, ये व्हाइट होता है, बैक्सी सॉलिड होता है। क्या समझाएं इसे? व्हाइट होता है, बैक्सी सॉलिड होता है। एक बार आप पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा। एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल। अब देखिए P4 मॉलिक्यूल मैं पहले ही समझा चुका हूं कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो फिर से समझाने की जरूरत नहीं है। ये भी बोल चुका हूं 60 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल, ये वाला जो 60 डिग्री होने के कारण ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है, हाईली रिएक्टिव होता है। स्ट्रेट मॉलिक्यूल लिखा हूं, है ना। पॉइजनस होता है सल्फर, इनसॉल्युबल इन वाटर। फास्फोरस इनसॉल्युबल होता है वाटर में, याद रखने वाला पॉइंट है। सॉल्युबल इन CH2, किसमें घुलता है? कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्लोज इन डार्क। फास्फोरस जो है अंधेरे में चमकता है, चिंगारी निकलती है फास्फोरस के कारण, और इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस प्रोसेस को बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। चमकता है अंधेरे में फास्फोरस, चिंगारी जैसी निकलती है, और इसको बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। White phosphorus reacts with NaOH to give pH3. White phosphorus reacts with NaOH to give pH3. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज अभी से ही रट लेना। कम से कम 12 तक ये 50 बार पढ़ाया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये सिर्फ व्हाइट फास्फोरस देगा, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस नहीं देगा। और क्या बनाएगा? PH3। और क्या बनाएगा? NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, हाइपोफॉस्फाइड, ये बनेगा व्हाइट फास्फोरस। P4 white readily catches fire in air to give dense white fumes of P4O10। रिएक्शन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे ये दोनों रिएक्शन। एक से P4O10 बनता है और एक से PH3 बनता है, ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। रेडली मतलब बहुत तेजी से।
देखते हैं रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस के बाद छोड़ दूंगा मैं। रेड फॉस्फोरस, it is formed by heating white phosphorus at 573 Kelvin in inert atmosphere for several days. Odorless होता है, odorless होता है, non poisonous होता है, insoluble in water as well as CS2. CS2 में भी insoluble है, इसमें चमकेगा नहीं है ये, नो केमिल्यूमिनेसेंस, नो केमिल्यूमिनेसेंस। रीजन है लेस रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करता है, लेस रिएक्टिव है। पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक होता है, कंटेन्स चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रन, कंटेन्स चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रन। एक बार स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा कि P4 टेट्राहेड्रन को कैसे जोड़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बस एक P4 यूनिट बनाइए और ऐसे जोड़ दीजिए। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड मत बनाइएगा, 6 बॉन्ड मत बनाइएगा, एक बॉन्ड ब्रेक कर दीजिएगा, तभी तो चेन फर्दर कंटिन्यू करेगा। तो पहले 6 बॉन्ड होता था ना PP, 5 बनाइए, एक बॉन्ड ब्रेक कर दीजिएगा और उसको ब्रेक करके चेन में ले जाइए, उसको ब्रेक करके चेन में ले जाइए। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट है ब्लैक फॉस्फोरस। लास्ट है ब्लैक फॉस्फोरस। दो तरह के होते, 2 टाइप्स। पहला अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, सेकंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस is formed when red phosphorus is heated in a sealed tube at 803 Kelvin. It can be sublimed. I hope कि आप सब्लिमेशन का मतलब समझते होंगे। इन एयर, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बनने को बोलते हैं सब्लिमेशन। बीटा ब्लैक फॉस्फोरस इज प्रिपेयर्ड by heating white phosphorus at 473 Kelvin under high pressure. बहुत कम पॉइंट्स और रह गए हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में देखना है। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे 1-2 पॉइंट कहने हैं। एक तो आप कभी भी व्हाट्सएप करते हैं और रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं, मैं सिर्फ आप बताता हूं, आपको रिप्लाई 9 PM to 10 PM में ही कभी भेजूंगा, फ्री रहूंगा, उसके अलावा नहीं भेजूंगा। मैं क्लास में भी होता हूं तो रिप्लाई कर व्हाट्सएप कर देते हैं। ऑनलाइन देखते हैं, कहते अभी तक बताया नहीं, मैसेज कर देते हैं। और कॉल नहीं किया कीजिए, कॉल नहीं अलाउड है ना, कॉल नहीं किया कीजिए, व्हाट्सएप पे ही बात कीजिए जो भी बात करना। और 9-10 में मैं आपको 9 PM to 10 PM मैं आपको रिप्लाई करूंगा। समीर रजा, आज जो था ये नोट्स ही लिखवाना था, कुछ पता चलने वाला चीज ही नहीं था, सब इंफॉर्मेशन था समीर रजा।
थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात किया। ऐसे तो आप रिएक्ट कराएंगे तो ग्रेफाइट ही रिएक्ट करेगा किसी रिएक्शन में, डायमंड नहीं रिएक्ट करेगा। जैसे ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट कराएंगे, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि डायमंड को भी जलाइएगा तो CO2 बनेगा, लेकिन जलाइएगा क्यों? कॉस्टली है। आप देखिए ग्रेफाइट के साथ आप रिएक्शन कराते हैं, डायमंड के साथ नहीं कराते, है ना। ग्रेफाइट के साथ रिएक्शन कराते हैं, डायमंड के साथ रिएक्शन नहीं कराते। रीजन सिर्फ ये है कि डायमंड कॉस्टली है और डायमंड की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है, ग्रेफाइट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा है। और रिएक्टिविटी हम एनर्जी से ही बोल रहे हैं, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इससे बोल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स से ही बोल रहे हैं। काइनेटिक्स उसमें ज्यादा होगा। किसमें काइनेटिक्स ज्यादा होगा? ग्रेफाइट वाले में, क्योंकि एक जो बॉन्ड है वो लूजली बॉन्डेड है ग्रेफाइट में। आज कुछ भी नहीं था समझाने लायक ऐसा जो लास्ट में पढ़ा है। जहां समझाने लायक था सिलिकेट, उसमें तो तुम बोले नहीं, और जब जहां पे नहीं समझाने लायक था उसमें आप बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूं एक बार रीडिंग मारना इंफॉर्मेशन है। एक बार रीडिंग आप मारने के लिए पहले बोल चुके हैं, आपको तो हमें डिक्टेट कराना चाहिए कि हाँ सर ऐसा होता है। सो थैंक यू वेरी मच।